पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ 5 लाख वैक्सीन चाइना की जानिब से जो तोहफ़तन दी गई थी वो हमारे पास पहुँच चुकी हैं। आज से वैक्सीन लगाने का जो अमल है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये अमल था शुरू कर दिया था। ये 5 लाख वैक्सीन हैं जो कि तोहफ़तन दी गई हैं, और दूसरी जो 1 करोड़ 70 लाख हमें ऑक्सफोर्ड से आनी है एस्ट्राजेनेका, वो भी हमें तोहफ़तन ही आएंगी। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अब तक कितनी वैक्सीन ऑर्डर की गई हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहा जाता है कि अभी तक पाकिस्तान ने ऑर्डर कुछ नहीं किया, ये हमें जो कुछ मिल रहा है ये हमें अतिया या फिर तोहफ़तन ही दिया जा रहा है। जो वैक्सीन लग रही है वो किस हद तक कारआमद है, मौसर किस हद तक है, और जो केसेस हैं उनमें इजाफा क्यों पाकिस्तान में नहीं हुआ, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद है हमारे रहते में। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ना हमने हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाई गई थी उन पर अमल किया, इज्तिमात की बात की जाए, ना सिर्फ जो हमारे हुकूमत की जानिब से तकरीबात थी उनका सिलसिला जारी रहा, अपोजिशन की जानिब से जलसे जुलूस भी होते रहे, शादी ब्याह की तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहा। इसके बावजूद जो हमारे केसेस हैं और डेथ रेट जो रहा वो अल्हम्दुलिल्लाह कम रहा। क्या समझते हैं, जो रिपोर्ट है वो कम होता रहा है या फिर कुछ और वजह है? तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे डेथ रेट कम होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन की उम्र कम है दूसरे ममालिक की बेनिस्बत। तो और हमको पता है कि कम उम्र के अंदर डेथ रेट थोड़ा सा कम होता है। और जहाँ तक रिपोर्टिंग केसेस का ताल्लुक है तो हो सकता है रिपोर्टिंग केसेस की थोड़ी सी कम हुई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वेव के अंदर अपना टेस्ट नहीं करा रहे। जैसे घर में किसी एक को हो गया तो बकिया लोगों ने नहीं कराया, तो ऑब्वियसली उनकी शरह हमारे रिपोर्टिंग में आती नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हमें जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान को चाइना की जानिब से मिली है उस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा। किस हद तक ये मौसर है वैक्सीन, इस पे किस हद तक रिसर्च हो चुकी है अब तक, और क्या जितनी रिसर्च हुई है अभी तक दुनिया में वैक्सीन पर वो काफ़ी है? देखें, इस वैक्सीन की तहकीक पूरी तरह तो अभी नहीं हुई है, खासतौर पे उस एज में जो 60 से ज़्यादा है। इसी वजह से ड्रैप ने जो अप्रूवल दी है वो 60 से कम उम्र वाले लोगों के लिए अभी दी है। एंड यही हम हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं जिनकी एज 60 ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट वैक्सीन आ रही है एस्ट्राजेनेका, प्रॉब्ली उसको तरजीह देंगे। मगर अभी तक जितनी तहकीक भी है उसके मुताबिक इसके जो एफिकेसी है वो तकरीबन 70 to 80% तक तो है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। फैसल अजीज़ खान साहब से भी पूछ लेते हैं कुछ इसका जो सियासी अमल दखल है उस हवाले से। फैसल साहब, मैंने इंट्रो में भी बात की कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ऑर्डर कुछ नहीं किया गया, इसको क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो पाकिस्तान में डेवलप हो गया। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बहुत पसमानदा था। कोविड की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर लें, और इसको फोकस मिल गया। तो सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी हेल्थ टीम्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को इसको अपग्रेड कर लें और चीज़ों को बेहतर कर लें। उसमें हम कितना कामयाब हुए, और ये वाला फेज़ कि हम उनको कितना बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन यहाँ से होगी। और तीसरा ये कि हेल्थ के शोबे में सबसे ज़्यादा करप्शन है एजुकेशन के बाद, कि जो सरकारी दवाएं होती हैं वो फरोख्त हो जाती है, पता नहीं चलता टेंडर का, इसका उसका। तो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फोकस गवर्नमेंट का आ गया, इंटरनेशनल बॉडीज का आ गया, तो ट्रांसपेरेंसी वाला साइकिल इसके अंदर आ जाए। डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल इससे अग्री करेंगे। सिंध के अंदर तो दवाएं खाली जाती है, पता नहीं चलता, सरकारी अस्पतालों के अंदर होती नहीं है, जानवर घूम रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक दादू के अस्पताल के अंदर भैंसे, घोड़े और कुत्ते जो है घूम रहे थे, वहां पे रिपोर्ट चली, उसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। तो पॉइंट ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो कैंपेन चल रही है इसमें हम अपने हेल्थ के सिस्टम को अपग्रेड कर लें, करप्शन से दूर कर लें, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर लें। और बात का मामला है कि ये जो अतियात हमें मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इनको सही तरह प्लेस कर लें, ये मार्केट में फरोख्त ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट मामला जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो नहीं दे पा रही है, और जिन हुकूमतों ने पहले फैसले कर लिए उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया 3 अरब रुपए का हम ये जो है वैक्सीन लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मामला ये होता है ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी। ये मार्केट में तो फरोख्त नहीं हो रहे होंगे, ये वाकई लोगों को लगेंगे। ये मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्ड करने की जरूरत है कि वाकई जो पैसा लग रहा है वो मुस्तहिकीन तक पहुंचे,
उनको लगे, इसमें करप्शन ना हो जाए। सबसे बड़ा खतरा हमारे पास इन चीजों का होता है, और अभी भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि पैसा इधर उधर ना हो जाए। डॉक्टर साद ने भी हमें ज्वाइन किया है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब। एक तो मैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से कितनी रिसर्च हो चुकी है इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। ये तो वैक्सीन उन लोगों को लगती है जो कि सेहतमंद होते हैं, जो लोग इस वक्त बीमार हैं, क्या इस पर भी रिसर्च जारी है कि अगर कोई बंदा कोरोना में मुब्तला हो जाता है तो उसके लिए भी कोई दवाई बनाई जाए, कोई ऐसी मेडिसिन रिसर्च हो रही है? क्या इस तरफ भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? तो जो लोग बीमार हो चुके हैं कोविड के साथ, उनके लिए तो बहुत सारी दवाइयां अभी हमारे पास हैं। इस पे तो काफी तहकीक हो चुकी है, जिसमें स्टीरॉयड भी शामिल है, दूसरी दवाइयां भी हैं, और नई दवाइयों को भी तहकीक जारी है, और उसके कुछ ट्रायल्स हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल दोनों तरह से काम हो रहा है, दोनों प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बचाव, और ऑल्सो जिनको लग गया उनके इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, अब जो क्या नाम है, मेडिसिन तो एक जानिब हो गई, आपने बात कर दी, रिसर्च जो है पाकिस्तान में भी क्या वैक्सीन के हवाले से हो रही है? क्या पाकिस्तान फॉर्मूला ले सकता है चाइना से और पाकिस्तान में ही ये वैक्सीन डेवलप कर ली जाए, ऐसा कुछ मुमकिन है? तो देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत काम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये आम दवाएं की तरह नहीं है, और खासतौर पे कोविड का वैक्सीन जो है, ये कोई एक वैक्सीन नहीं है, हर वैक्सीन के अपने ही तरीके हैं इम्यूनिटी बनाने के। तो ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला ले लें और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। ये दूसरी दवाएं के बरक्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी पेचीदा होती है, और इसको हम फौरन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये वैक्सीन जिनको लग जाती है, क्या उनको भी प्रिकॉशनरी मरीज लेने की जरूरत है कि वो भी मास्क पहने, पब्लिक में ना जाएं, इस तरह की चीजें क्या उनको भी लेने की जरूरत है, प्रिकॉशंस? या फिर एक बार जिसको वैक्सीन लग गई, ही इज गुड टू गो, वो जहां पे जाए जिस तरह मर्जी अपनी लाइफ गुजारे मास्क के बिना? क्या ऐसी चीज है? नहीं जी, तो एक दफा आप वैक्सीन लगा भी लें तो फिर एहतियात जारी रखनी है। याद रखिए, जब तक एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की वैक्सीन लग जाए, ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को, तो ये वायरस जो है ये फैलता रहेगा। और दूसरी चीज के जिनको वैक्सीन लगी है उनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांस कम होते हैं, मगर हो सकता है इनको हल्की फुल्की बीमारी या इवन विदाउट सिम्टम्स वाली बीमारी फिर भी लगे, तो उनको मास्क पहनने की जरूरत है। ठीक, फैसल साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साद ने भी हमें ज्वाइन किया, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साद, मुझे बताइएगा, जो इस वक्त लोग बीमार हैं उनको किस तरह की दवाइयां दी जा रही हैं और किस हद तक वो दवाइयां उन पर असर कर रही हैं? कोई अगर ज्यादा शदीद बीमार हो जाता है, कोविड में मुब्तला होता है और शदीद बीमार हो जाता है, उसको करना क्या चाहिए? देखिए कामरान, जहां तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, जिस तरीके से अभी बताया है, एग्जैक्टली रिमेन द सेम। डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ डिजीज कहां पर है, उसी के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट दी जाती है। कोशिश ये किया जाता है कि पेशेंट अगर अर्ली मैनेजमेंट की तरफ हो, पेशेंट को मजीद एक चीज कहलाती है इसके जिसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है पेशेंट। ये मॉडरेट से ज्यादा सीवियर और सीवियरिटी केसेस के अंदर हम देखते हैं। उस केसेस के अंदर हमको मजीद ऐसी दवाइयां देनी पड़ जाती हैं जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और रेमडेसिविर हैं और बाकी दूसरी एंटीवायरल मेडिसिन हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अर्ली मैनेजमेंट के केसेस होते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो कि जिनके अंदर ऑलरेडी डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, और अब इस वक्त जो सिम्टम्स जिस तरह के आ रहे हैं लोगों में, क्या वो सेम ही हैं जो इससे पहले जब नया कोविड आया था उसमें जो सिम्टम्स हमें देखने में मिलते थे? कि अभी भी हमें सेम सिम्टम्स ही देखने में मिलते हैं मरीजों में, या चेंज हुए हैं सिम्टम्स भी? सिम्टम्स देखें, जो मेन सिम्टम्स हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें शुरू दिन से पता है कि ये एक सार्स कोविड की लीनिएज का ये वायरस है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहलाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे हैं इन पेशेंट्स के अंदर जैसे जो कि ब्लड पे अफेक्ट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, दिमागी इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज जो नुमाया तौर पे नजर आ रही है वो ब्लड पे आ रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पे आ रही है, जो कि आपकी आर्टरीज में और ब्लड पे अफेक्ट कर रही है। सो ये एक क्रिटिकल मामला है जिसके अंदर हम एक एम्बोलाई कहते हैं, जिसके अंदर अगर वो आपके खून के अंदर पैदा हो जाए या कोगुलेट कर जाए तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।